देखो आप लोग देख रहे हैं इकाई फर्स्ट है गॉस की कक्षा 12। इसमें पहली इकाई क्या है? स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका भाग एक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें सबसे पहले अपन को क्या समझना है? घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत क्या है कि जैसे जब अपन क्या करते हैं कि जैसे कंघी को यदि सूखे बालों पर रगड़ते हैं, ठीक है, जैसे कंघी है, एक कंघी है, इसको यदि अपन सूखे बालों पर रगड़ते हैं, ऐसा सूखे बालों पर रगड़ने पर इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे या धूल मिट्टी के कणों के पास ले जाएंगे, तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होते हैं? इस कंघी से आकर्षित हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। तो थेल्स ने 600 ईसा पूर्व एक पदार्थ का पता लगाया। घर्षण विद्युत में देख रहे अपन कौन सा पदार्थ था? अंबर। तो जैसे अपन कंघी से सूखे बालों पर अपन यदि कंघी करते हैं तो उस कंघी में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। तो इसी आधार पर यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व एक पदार्थ अंबर का पता लगाया। तो इसमें भी क्या होता है? अंबर में भी जैसे अपन क्या करते हैं, अंबर वाले पदार्थ को इसको ऊन से रगड़े अपन। किससे रगड़े? ऊन से या बिल्ली की खाल से। ऊन से या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसमें भी जैसे कंघी में धूल मिट्टी के कण चिपक जाते थे, ऐसे ही इसमें एम्बर या अंबर नामक पदार्थ में भी छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एम्बर पदार्थ से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर क्या हुआ, इंग्लैंड की एक महारानी थी, उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के वैज्ञानिक सलाहकार थे विलियम गिलबर्ट। तो इनने विलियम गिलबर्ट ने ऐसे अनेक पदार्थों का पता लगाया, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, थॉमस ब्राउन थे। थॉमस ब्राउन ने बोला कि ये कुछ नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होती है, ठीक है। और जैसे दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ें तो उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? घर्षण विद्युत। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। कैसे? रगड़ने के कारण उत्पन्न भाई। तो देखो विद्युत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से भाई? एम्बर से। कहाँ से भाई? एम्बर या अंबर नामक पदार्थ से हुई, ठीक है। इसको ग्रीक भाषा में या यूनान की भाषा में क्या बोलते हैं? एम्बर को क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा में एम्बर नामक पदार्थ से हुई है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रम। क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का यदि हिंदी रूपांतरण करें अपन तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत, ठीक है। अब इस विद्युत में क्या होता है, जैसे जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का क्या होता है? गुण उत्पन्न हो जाता है। कोई सा भी पदार्थ है, यदि उस पदार्थ में अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उन पदार्थों को कहते हैं विद्युतमय पदार्थ। कौन से पदार्थ कहते हैं? विद्युतमय पदार्थ। विद्युतमय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह जो विद्युत होती है, ठीक है, जो पदार्थ में उत्पन्न हुई है, तो इसमें क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित नहीं होती, मतलब बहती नहीं, लेकिन अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है, ठीक है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। तो समझ में आ गया स्थिर विद्युत क्या है, ठीक है। क्या हुआ, जैसे जब अपन सूखे बालों पर कंघी रगड़ते हैं तो उस कंघी में क्या होता है? छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। तो इसी आधार पर यूनान के वैज्ञानिक थेल्स आए। तो थेल्स ने
अंबर नामक पदार्थ की खोज की। अंबर को उनने किससे रगड़ा? ऊन से या बिल्ली की खाल से। ऊन से या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या होता है? उसमें भी अन्य पदार्थों को अब या धूल मिट्टी के कणों से चिपक जाते थे या कागज के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो इसी आधार पर जो थेल्स थे, इसके आधार पर जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? विलियम गिलबर्ट। उनने ऐसे बहुत सारे पदार्थों के जैसे पता लगाया। ठीक है, बाद में कौन से आए? बाद में वैज्ञानिक आए थॉमस ब्राउन ने। थॉमस ब्राउन ने बताया क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण उस वस्तु में अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये गुण उत्पन्न कैसे होता है? जब एक दूसरे से वस्तुओं को रगड़ते हैं, इस कारण से इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये विद्युत शब्द कहाँ से आया? विद्युत शब्द की उत्पत्ति अंबर नामक पदार्थ से हुई। अंबर को क्या बोलते हैं यूनान की भाषा में या ग्रीक भाषा में? अंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन बना, और इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है अपन को? आवेश के प्रकार देखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इधर आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार तो देखो अपन को कैसे पता चलेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें देखो, जो मान के चलो अपन घर्षण विद्युत था, तो इसमें क्या होता है, जब दो पदार्थ कुछ अलग रहेंगे, उन्हीं को आपस में रगड़ेंगे अपन। ठीक है, तो उन्हीं में घर्षण विद्युत उत्पन्न होगी। यदि कोई पदार्थ विद्युत के चालक है तो उनमें घर्षण विद्युत उत्पन्न नहीं होगी। अब इसके बाद जैसे अपन देखते हैं कि आवेशों के प्रकार के, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखो अपन ने क्या किया, इसके लिए जैसे कई प्रयोग किए। एक ले ली अपन ने कांच की छड़। काय की छड़ ले ली? कांच की छड़ ले ली। कांच की छड़ ले ली। ठीक है, कांच की छड़ को कैसे रगड़ा अपन ने? रेशम से। कैसे रगड़ा? रेशम से। रेशम से। ठीक है, एक ले लेंगे अपन एबोनाइट की छड़। ठीक है, एबोनाइट की छड़ को कैसे रगड़ेंगे? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से। खाल, इसको फर भी बोलते हैं, इसको एबोनाइट की छड़। ठीक है, और अपन कौन सा पदार्थ ले सकते हैं? ऊन को प्लास्टिक से रगड़ सकते हैं। ऊन है जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उससे रगड़ सकते हैं। ठीक है, और ऊन से रबर वो भी रगड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे एक कांच की छड़ ली अपन ने, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, अपन को देखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से अच्छा रगड़ दिया, उसके बाद एक धागे से या एक रस्सी से इस कांच की छड़ को अपन ने क्या कर दिया? लटका दिया। ठीक, इधर पे लटका दिया है। अब दूसरी कांच की छड़ को अपन क्या करेंगे? रेशम के कपड़े से ही रगड़ेंगे। ठीक है, और जो ये लटकी हुई कांच की छड़ है, इसके पास में लेके आएंगे तो क्या होता है? जैसे दूसरी कांच की छड़ अपन इसके पास में लेके आ रहे हैं, ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है। तो इन दोनों को यदि पास में लेके आ रहा है तो ये तो अपन हाथ से पकड़े हैं। ठीक है, इसको यदि इस कांच की छड़ के पास ले जा रहा है तो ये कांच की छड़ क्या हो रही? दूर हटने का प्रयास कर रही है, मतलब दूर भाग रही है इससे। ठीक है, एक तो अभी अपन ने ये प्रयोग करके देख लिया।
अभी निष्कर्ष नहीं निकला कि कितने प्रकार के होते हैं आवेश। अब इसके बाद क्या किया अपन ने, एक एवोनाइट की छड़ ली, उसको किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से, ठीक है। अब जैसे एवोनाइट की छड़ है, बिल्ली की खाल से रगड़कर उसको भी एक रस्सी से या धागे से अपन ने क्या कर दिया, ऐसा लटका दिया। ये काय की छड़ है, एवोनाइट, ठीक है। अब दूसरी एवोनाइट की छड़ लेंगे, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, और जो लटकी हुई एवोनाइट की छड़ है उसके पास में लेके आएंगे अपन। तो ये जो लटकी है, ये छड़ क्या होगी, दूर भागेगी। क्या होगी, दूर भागेगी। तो दो प्रयोग करके देखे अपन ने, एक तो कांच की छड़ को रगड़ा और दूसरी कांच की छड़ को रगड़ रहे अपन और फिर पास में ला रहे हैं, जो टंगी हुई है, लटकी हुई है कांच की छड़, तो ये दूर भाग रही। ऐसे ही एक एवोनाइट की छड़ के साथ भी प्रयोग किया कि एवोनाइट की छड़ को अपन ने क्या कर दिया, बिल्ली की खाल से रगड़कर, और दूसरी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, तो ये भी दोनों दूर हटने का प्रयास करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा प्रयोग करते हैं अपन कि एक कांच की छड़ लेंगे, इसको क्या कर देंगे अपन, ऐसा लटका देंगे धागे से, ठीक है। एक कांच की छड़ है। अब दूसरी लेंगे अपन एवोनाइट की छड़, उसको क्या करेंगे, बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, और जो लटकी हुई कांच की छड़ है इसके पास में लेके आएंगे। ये किसकी है, एवोनाइट की, ठीक है। तो अब जो ने लटकी हुई है कांच की छड़ है, ये एवोनाइट की छड़ के पास आने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही है, पास आने का प्रयास करती है, ठीक है। तो अभी इधर क्या हो रहा था, इधर ये दूर हट रही थी, दूर हट रही थी, मतलब इनके बीच में कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण। दूर हटने के लिए क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। समान समान दो कांच की छड़ थी, तो इनमें एक दूसरे से दूर हट रही थी, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा था। इधर एवोनाइट की दो छड़ थी, ये भी एक दूसरे से दूर हट रही थी, मतलब इनके बीच में भी प्रतिकर्षण का बल लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब अपन एक कांच की छड़ को लटका रहे हैं, ठीक है, रेशम से रगड़कर, और दूसरी एवोनाइट की छड़ ला रहे हैं, अब कांच की नहीं ला रहे, एवोनाइट की छड़ लेके आ रहे हैं, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं और कांच की छड़ के पास ला रहे हैं, तो ये दोनों पास में आ रही, मतलब कौन सा बल लग रहा है इनके बीच में, आकर्षण का। कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है। तो इधर से अपन ने देखा कि जब समान समान होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का, और जब अलग अलग होती हैं छड़ा तो उनमें आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। मतलब दो प्रकार के समझ में आए, अपन ने समान समान भी करके देख लिया, कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास में लेके देख लिया। अब अपन ने सोचा कि चलो कांच में हो सकता है, दूसरे को भी प्रयोग करके देख लिया, एक एवोनाइट की छड़ को दूसरी एवोनाइट की छड़ के पास में ला के देख लिया, दोनों में क्या होता है, एक दूसरे से दूर हट रहे, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा। इसमें क्या हो रहा, कांच की छड़ ये दूसरी एवोनाइट की छड़ जब पास में ला रहे हैं इनको, तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब आकर्षण बल लग रहा है इनके बीच में। तो दो प्रकार का बल अपन को दिखाया था कि एक प्रतिकर्षण का बल और आकर्षण का बल, ठीक है। तो मतलब जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अभी अपन को क्या पता चला, आवेश के प्रकार, तो ये पता चला कि दो प्रकार के होते हैं, ना तीन प्रकार के होते हैं ना एक प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है कि जो ए वाले हैं, जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, उस समय जैसे उसका जैसे आवेश का नाम आजकल क्या बोलते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, तो उस समय ये नाम नहीं थे। तो कांच की छड़ में जो उस समय आवेश उत्पन्न हुआ था, तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को बोल दिया था खचाव आवेश। क्या बोल दिया था, खचाव आवेश। ये खचाव आवेश जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश था। एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ था उसको बोला था रेजनी आवेश। क्या बोला था, रेजनी आवेश, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक अमेरिका के वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनने क्या किया कि जो कांच में उत्पन्न खचाव आवेश था उसको बोल दिया धन आवेश। क्या बोल दिया,
धनावेश। मतलब पहले जिसको खचाव आवेश बोलते थे अब क्या बोलने लगे, धनावेश बोलने लगे थे। ठीक है। और एवोनाइट की क्षण में जो आवेश उत्पन्न हुआ था जिसका रेजनी नाम दिया था उस समय, उसको क्या बोल दिया, ऋण आवेश। क्या बोल दिया, ऋण आवेश बोल दिया उसको। ये धन आवेश है, ऋण आवेश। ठीक है। तो इस प्रकार अपन को क्या पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब देखो जो इन पदार्थों में आवेश उत्पन्न हुआ है होता है, मतलब कांच की छड़ में, बिल्ली की खाल में, ऊन में, इनमें कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश। कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश। ठीक है। रेशम में, एवोनाइट की छड़ में, प्लास्टिक में, रबड़ में, इनमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया प्रयोगों से कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है। तो आवेश के प्रकार हो गया है। अब जैसे अगला देखते हैं अपन, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, देखो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, कोई सा भी पदार्थ होता है, वो पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलके बनता है, अणुओं से। ठीक है। अणु किससे मिलके बनते हैं, परमाणुओं से। ठीक है। अब जो परमाणु है वो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई माना जाता था, लेकिन सबसे छोटी इकाई अपन देखते हैं अभी जैसे परमाणु नहीं होगा। तो अब देखो कोई सा पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, अणुओं से। अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से। ठीक है। एक पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं और एक अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु में क्या होता है, इसका एक केंद्रीय भाग होता है। ये परमाणु है, इसका एक केंद्रीय भाग है। इसके केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक। इसमें नाभिक में क्या होता है, धन आवेशित प्रोटॉन, उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अब इस नाभिक के चारों तरफ निश्चित दूरी पर ऊर्जा के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऐसे चारों तरफ से इसमें क्या होगा, एक निश्चित दूरी होगी, इनमें क्या होंगे, ये ऊर्जा के स्तर पाए जाएंगे। इन ऊर्जा के स्तरों को क्या बोलते हैं अपन, कक्षाएं। क्या बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के अनुसार चक्कर लगाते रहते हैं इन कक्षाओं में। जैसे ये नाभिक हो गया, इसके बाहर ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। तो इसके अनुसार जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएंगे, पहली कक्षा n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान जैसे अपन ने 1 रखा तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। मतलब इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे नाभिक के चारों ओर। अब दूसरी कक्षा में क्या हुआ, n का मान यदि 2 रखेंगे अपन तो 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी 8। मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ऐसे नाभिक के चारों तरफ, इस तरीके से। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे तीसरी कक्षा में है तो तीसरी कक्षा में 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। लेकिन यदि नहीं है इलेक्ट्रॉन तो जैसे मान के चलो
अब इसमें कितने हैं 8 2 10, जैसे 12 इलेक्ट्रॉन होते तो 12 इलेक्ट्रॉन होते तो आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब सहसंयोजक मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन, उसमें धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, ऋण आवेश है, तो इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है। इस सहसंयोजक बंध बनता है, इस कारण इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, बंध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे जैसे ये नाभिक है, अब नाभिक से जैसे ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, तो नाभिक से जैसे जैसे ये कक्षाओं की दूरियां बढ़ती जाती हैं, तो देखो जैसे ये पहली कक्षा है, नाभिक के पास में है, तो आकर्षण बल जैसे इनके बीच में क्या लगेगा, इसमें अपन ने देख लिया आवेशों में, जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, जैसे कांच कांच की छड़ में देखा था, और एगोनाइट की छड़ में देखा था, एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो इनमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। और जब अलग अलग कांच की छड़ के पास में जैसे एगोनाइट की छड़ ला रहे थे तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, मतलब उनमें अलग अलग आवेश था। तो प्रोटॉन में है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन में है ऋण आवेश, इस कारण से इनमें कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल। अब जैसे ये पास नाभिक से जब पहली कक्षा पास वाली है तो इसमें आकर्षण का बल ज्यादा होगा, दूसरी कक्षा में थोड़ा पहली कक्षा से कम होगा, सबसे कम क्या होगा, तीसरी कक्षा में होगा, मतलब पहली और दूसरी से कम होगा। जितना ही ये कक्षा की दूरी रहेगी उतना ही कम आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो जैसे ये बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जो सबसे कम बल द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं, तो इनको यदि अपन बाहर से ऊष्मा दे दें, जिसको ऊष्मीय प्रक्षोभ बोलते हैं, जैसे ही अपन बाहर से ऊष्मा देंगे तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो इस नाभिक से कम बल द्वारा बंधे हैं, ये ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण इस कक्षा को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे, जैसे ये इस कक्षा को छोड़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त हो गए, क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी जैसे परमाणु में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो परमाणु उतना ही ज्यादा विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। तो देखो धातुओं में सबसे ज्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सबसे ज्यादा होती है चांदी में। किसमें पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है चांदी में, मतलब सबसे ज्यादा विद्युत की चालक कौन सी है, चांदी। चांदी के बाद किसका नंबर आता है, तांबा का। तांबा के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एक सेकंड, चांदी, चांदी के बाद तांबा, फिर इधर आता है सोना, सोने के बाद एल्यूमिनियम। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्रम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सबसे ज्यादा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो विद्युत का सबसे ज्यादा चालक होता है। तो सबसे ज्यादा धातुओं में सबसे ज्यादा चालक क्या है, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम, मतलब ये सबसे ज्यादा चालक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या कहते हैं इसी को, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखो इसमें अपन ने देखा तो क्या था, कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं अपन, नाभिक बोलते हैं, जिसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन और
उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी पर ऊर्जा के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, जिनको कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों नाभिक से इन कक्षाओं की दूरियां होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतना ही कम बल लगेगा इनके बीच में। तो जो ये बाह्य कक्षा के सबसे ज्यादा दूर जो बाहरी कक्षा है, उस पे यदि अपन बाहर प्रक्षोभ दें या बाहर से थोड़ी सी ऊष्मा दें, तो ये बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा को छोड़ देते हैं, मतलब उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी पदार्थ में, मतलब चालक पदार्थ में जितने ही ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो पदार्थ उतना ही ज्यादा विद्युत का चालक होता है। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चांदी में पाई जाती है, उसके बाद तांबा में पाई जाती है, उसके बाद सोना में पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम में पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या होता है, जितना ही ज्यादा कोई सा भी जैसे परमाणु है, कोई पदार्थ है जैसे उसमें अणु और परमाणु, तो किसी परमाणु में जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन पे होता है धनात्मक। तो जितना ही, जैसे मान के चलो किसी में जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में, तो 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इस कारण से इसमें क्या होता है, दोनों में समान आवेश होता है। ठीक है, तो जब ये मान के चलो कि शुरुआत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इस कारण से प्रारंभिक अवस्था में कोई सा भी पदार्थ जब उसने ना इलेक्ट्रॉन त्यागे हो ना ग्रहण किए हो, तो उदासीन होता है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस कारण इस पर कोई आवेश नहीं रहता है प्रारंभिक अवस्था में। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या पाई जाती है। अब देखो अगला ये आ गया समझ में, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद अपन को देखना है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें देखो क्या होता है, अब क्वांटीकरण का मतलब होता है कि कोई सा भी जैसे आवेश है वो भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि प्रत्येक पदार्थ में अथवा आवेशित पदार्थ में, चाहे पदार्थ बोल रहे हैं अपन या आवेशित पदार्थ बोल रहे हैं, उसमें न्यूनतम आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कैसे कोई पदार्थ हो गए तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो कोई सा भी पदार्थ है उसमें कम से कम या न्यूनतम आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन अथवा 1 प्रोटॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कम से कम या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहे आवेश या 1 प्रोटॉन के बराबर रहेगा। ठीक है, इतनी पाई जाती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1 एसआई पद्धति में 1 इलेक्ट्रॉन में या 1 प्रोटॉन में इनके मान बराबर होते हैं। चिन्ह में भर अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का मान ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का मान धनात्मक होता है। तो इसमें जैसे एसआई पद्धति लें अपन, इसकी एसआई पद्धति में 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। एसआई पद्धति में कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अथवा इसको सीजीएस पद्धति में अपन बोले
CGS पद्धति में 4.8 गुणित 10 की घात -10 स्थित वोल्ट के बराबर पाई जाती है स्थित कूलाम। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में आवेश का मान एसआई पद्धति में कितना होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, और सीजीएस पद्धति में 4.8 गुणित 10 की घात -10 स्थित कूलम। ठीक है, ये दोनों पद्धति में मान होगा। अब इसमें क्या होता है, जो कोई सा भी पदार्थ है उसमें पाए जाने वाले आवेश का मान जो होता है वो पूर्णांकों में होता है। कैसा होता है? पूर्णांकों में होता है। ठीक है, मतलब कोई सा भी पदार्थ है उसमें आवेश का मान या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या एक प्रोटॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन मतलब एसआई में इतना मान और सीजीएस में इतना मान, कम से कम इतना होगा। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी आवेशित पदार्थ में कुल आवेश का मान अपन कैसे निकालते हैं? Q बराबर प्लस माइनस NE। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देखो यदि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा और प्रोटॉन है तो प्लस आएगा। अब जहां पर जो n का मान रखेंगे अपन, वो क्या रखेंगे? n बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ऐसे मान रख सकते हैं। ठीक है, यदि n का मान 1 रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर Q का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ही 2 रखेंगे मतलब एक Q का मान कितना कितना आ सकता है, मान रखेंगे प्लस माइनस। जब 1 रखेंगे तो E कोमा प्लस माइनस 2E कोमा प्लस माइनस 3E कोमा प्लस माइनस 4E, इतना मान हो सकता है। मतलब कोई सा भी पदार्थ है उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूर्णांकों में होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है। इस रूप में पाई जाएगी, मतलब ऐसा नहीं पाई जाएगी कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है 1/2 इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन या 5/7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके की नहीं पाई जाएगी, पूर्णांकों में पाई जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। मतलब एक प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि कोई सा भी पदार्थ है उस पदार्थ में कम से कम न्यूनतम आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन के बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। जिसका एसआई पद्धति में मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम अथवा सीजीएस पद्धति में 4.8 गुणित 10 की घात -10 स्थित कूलम के बराबर होता है। इसी को क्या मतलब किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूर्णांकों में पाई जाती है, भिन्नात्मक नहीं पाई जाती है। इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कोई सा भी पदार्थ है तो उसमें आवेश का कुल मान किससे देते हैं अपन? Q बराबर प्लस माइनस NE से, जहां n का मान 1 2 3 4 रख दिया अपन ने। जैसे n का मान 1 2 3 4 रख दिया तो Q का मान ऐसा आएगा। मतलब इस तरीके से किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, ऐसी भिन्नात्मक नहीं पाई जाती। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अब इसके बाद जैसे अपन इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पदार्थ में कुल आवेश का मान यदि किसी पदार्थ में कुल आवेश का मान 1.6, कुल आवेश का मान 6.4 गुणित 10 की घात -19 कूलम। कूलम को C से भी प्रदर्शित करते हैं। तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ में कुल आवेश का मान मतलब क्या दिया है अपन को, Q का मान कितना दिया है 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान निकालना है। ठीक है, अब जैसे E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अपन ने सूत्र देखा था, कौन सा सूत्र है, Q बराबर होता है ±Ne। इसमें रख देंगे तो Q की जगह अपन को कितना रखना है 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर n का मान निकालना है। E का मान कितना रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही का मान रख दिया। अब n का मान निकालना है तो n के साथ ही गुणा में बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम इसके बटे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर n। अब कूलम से कूलम कट गए, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट जाएंगे। अब एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, 64/16 आ जाएगा बराबर n। 16 एकम 16, 16 चौके 64, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, जिसमें आवेश का मान 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम था जिस पदार्थ में, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद देखो जैसे आता है बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश जैसे नाम ही से कि क्या होता है बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश क्या होता है, जैसे दो आवेश है, ठीक है, तो ऐसे दो आवेश जिनकी विमान मतलब उनका आकार या आकृति, ठीक है, जैसे एक ए वाला है, एक ए वाला है, तो ऐसे दो आवेश जिनकी विमान उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में कैसी है, नगण्य, मतलब दूरी बहुत ज्यादा है, उनका आकार कैसा है, छोटा सा, बिंदु के आकार का है। तो एक आवेश ए हो गया, एक आवेश ए हो गया, Q1 और Q2 जैसे अपन ने आवेश ले लिए। तो बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश कूलम का नियम बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है, बिंदु आवेशों में बस लागू होता है कूलम का नियम। तो बिंदु आवेश क्या है, ऐसे आवेश जिनकी उनके मतलब आकार या आकृति उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होती है, नगण्य। क्या होती है, नगण्य, मतलब इनका आकार इतना छोटा है इनके बीच की दूरी की तुलना में कि आकार की को अपन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, नगण्य के बराबर है। तो ऐसे दोनों आवेशों को क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है, आ गया समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।